नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो हमें बताना तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की है। तो तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव की। अब भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो भक्ति के 5 प्रकार होते हैं। दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव और शांत भाव। तो ये भक्ति के 5 भाव होते हैं। तो तुलसीदास जी की भक्ति है दास्य भाव की, सूरदास जी की भक्ति है साख्य भाव की, और महादेवी वर्मा अरे महादेवी वर्मा याद आ रही हैं हम, वो जो है मीराबाई, सॉरी दोस्तों, मीराबाई की भक्ति कैसी है, माधुर्य भक्ति। ठीक है, इस तरह से ये अपना क्योंकि पूछ लेते हैं वो किसका भक्ति भाव उनका कैसा है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें तुलसी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है, रसमंजरी। तो ये रसमंजरी किसकी रचना है, नंददास जी की रचना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका किसकी रचना है, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। तो इनमें से बताना कि कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया। तो ये है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की भाषा कैसी है, अवधी भाषा। रामचरितमानस किसकी रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। इसके रचना का समय है 1631 विक्रम संवत, और इसके लिखने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। और जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में कांड है 7, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और लंका। इस तरह से हमारे कितने कांड हैं, 7, और उत्तरकांड। तो इसलिए हमारे रामचरितमानस में कितने कांड हुए, 7 कांड हैं। क्योंकि रामचरितमानस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं इससे। और रामचरितमानस के पूछते हैं कि इसकी शैली कौन सी है। तो इसकी शैली जो है रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली है। प्रिय प्रवास की भाषा कैसी है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली की रचना है। साकेत भी खड़ी बोली की रचना है। और रामचंद्रिका ब्रज भाषा की रचना है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया किसकी रचना है, ये केशव दास जी की रचना है कवि प्रिया। ठीक है, और ये कैसा ग्रंथ है, ये एक अलंकार ग्रंथ है कवि प्रिया केशव दास जी का। अब आपसे जैसे पूछ लिया दिया है कि केशव दास ने किस ग्रंथ में अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किया है, तो वो कवि प्रिया है जिसमें केशव दास ने अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। तो इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी है, उद्धव शतक है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे लेखक हैं जो कि द्विवेदी युग में भी इन्होंने, मतलब द्विवेदी युग में भी जो पद की भाषा खड़ी हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन उस समय भी इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की। ये एक तो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, एक सत्यनारायण कविरत्न। ये 2 ऐसे लेखक थे जो आधुनिक काल में भी मतलब काव्य अपना उसमें ब्रज भाषा में ही करते थे। आगे देखते हैं, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है। तो शिवराज भूषण किसकी रचना है, ये भूषण की रचना है। और ये कैसा ग्रंथ है, ये अलंकार प्रधान ग्रंथ है। इसमें कितने अलंकारों का वर्णन है, 105 अलंकारों का वर्णन इसमें। आगे देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, इसमें से छत्रसाल दशक। आगे देखते हैं, रीतिकालीन कवि की काव्य भाषा क्या थी। तो रीतिकालीन कवि जो थे उनकी काव्य भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी रीतिकाल की। ठीक है, और अवधि किनकी थी, अवधि और ब्रज ये दोनों मिला के थी भक्ति काल में। और सबसे ज़्यादा अवधि और ब्रज में रचना जो करने वाले का नाम आता है वो आता है तुलसीदास जी का। और खड़ी बोली तो आधुनिक युग की भाषा थी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी हैं। तो रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं, तो भूषण है जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। आगे देखते हैं, बिहारी ससई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो बिहारी ससई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है,
ये ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। और बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी जी की। और कौन से कवि रीतिकाल के ऐसे हैं जिन्होंने मात्र एक रचना लिखी और उसके लिए प्रसिद्ध हुए? तो वो बिहारी हैं, कि केवल एक ही रचना थी इनकी, बिहारी सतसई। और इसमें कितने दोहे थे? 713 और 719, इस तरह से। और इसमें पूछ लेते हैं कि इसमें ये मतलब इसमें जैसे दे देंगे छंद चौपाइया ना, सॉरी दोस्तों, छंद चौपाई रोला, वो दोहा सोठा, इस तरह से। तो इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने दोहे लिखे, क्योंकि दोहे में थी ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। आगे देखते हैं, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? वो घनानंद की। ये रीतिमुग्ध काव्यधारा के कवि थे घनानंद, तो इनकी प्रेयसी सुजान थी। इन्होंने सुजान सागर भी लिखा है सुजान के नाम से ही। और एक सुबान थी जो बोधा की प्रेयसी थी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो रीतिमुक्त कौन सा कवि नहीं है? क्योंकि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो केशव कैसे कवि हैं? तो ये है रीतिबद्ध कवि केशवदास। और घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दुष्देव, ये कैसे कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? इंसालना खां। और रानी केतकी का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है, ठीक है। लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदा सुख लाल का है सदा सुख लाल सुख सागर, और सदल मिल्स का नासी के दो पाख्यान। क्योंकि खड़ी बोली के भाषा मुंशी ऐसे हैं ये कि चारों, कि जिन्होंने कि मैंने खड़ी बोली में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पहले गद्य लेखक थे। इस तरह से इनके बारे में रचना इनकी ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेते हैं एक ना एक की। इनमें से सदल मिस की रचना कौन सी है? तो सदल मिस की रचना कौन सी है? नासी के दो पाख्यान। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो बम्बई में की थी, और 1875 ईस्वी में की थी, ठीक है। और हिंदी के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारतेंदु जी का नाटक कौन नहीं है? वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? ये लाला श्रीनिवास दास जी का है, और हिंदी का पहला दुखांत नाटक है ये। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो है आनंद कादम्बनी, बद्रीनारायण चौधरी की। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। तो बंग महिला का मतलब वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र वाला घोष। और हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी की। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो इसमें भारतेंदु की कौन सी रचना नहीं है? तो वो है पद्मावती। तो पद्मावती किसकी रचना है? ये दामोदर की रचना है पद्मावती, और पद्मावत जायसी की रचना है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मोदम बादशाह दर्पण, ये रचना किसकी है? भारतेंदु जी की। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही मतलब द्विवेदी युग का नाम रखा गया, महावीर द्विवेदी युग। जैसे क्वेश्चन में आता है पूछने को, तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कि द्विवेदी युग किसके नाम पे रखा गया? अब दोनों तो द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब ध्यान ये रखना कि जो महान होंगे उनके नाम पे ही द्विवेदी युग का नामकरण होगा। तो महान कौन हुए? महावीर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम रखा गया था। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से जो सही है वो है महादेवी वर्मा का निहार, सही है। और मैथिली शरण गुप्त की कामायनी, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तोड़ती पत्थर निराला की रचना है, और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ये डॉक्टर नंगेतन ने कहा। कुछ जैसे कोटेशन है ये छायावाद के प्रति, तो जो किसने कहा, क्या कहा, तो ये पूछी आती है एग्जाम में, तो ये देख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इसमें से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? वो है जायसी। जायसी कैसे कवि है? सूफी कवि है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी कैसे कवि हैं? छायावादी कवि। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो गीतों की मर्म वेदना की मर्म अभिव्यक्ति किसमें अधिक है? तो वह है महादेवी वर्मा में। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद के काव्य को मधुचर्या की संज्ञा किसने दी? वो दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये तीन हैं, जैसे प्रसाद, निराला, मतलब जैसे बृहत्रयी में आते हैं, छायावाद के बृहत्रयी कौन से हैं? तो प्रसाद, निराला और पंथ, ये तीनों मतलब बृहत्रयी में आते हैं। महादेवी लघुत्रयी में आती हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, तो प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि क्या है? तो वह है वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी नहीं है? युगधारा। युगधारा किसकी रचना है? ये नागार्जुन जी की रचना है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, ये किसकी रचना है? ये केदारनाथ अग्रवाल की। अब ऐसे याद कर लेना, क्योंकि कुछ ये रचनाएं ऐसी होती है, एक सी लगती है देखने में, तो इसमें ध्यान कर लेना कि युग की गंगा, गंगा जी में कौन नहाते हैं? अग्रवाल जी नहाते हैं। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना हुई। क्योंकि युग धारा के नाम से मुझे 2-3 रचनाएं और याद आ रही हैं, जो युग से ही शुरू हो रही हैं। इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूजन कर देती हैं एग्जाम में, और ज़्यादातर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर टकराते हैं कि जो कन्फ्यूजन वाले आते ही आते हैं। और हमेशा 2 रचनाएं जहाँ एक सी हो जाए ना, तो कुछ अपने से, मतलब जैसे हम पढ़ते, एक कॉपी ऐसी बनाओ अपने नोट्स, एक तो जैसा आप पढ़ते हो वो अलग है, एक ऐसे बनाओ जैसे हम कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कोई मतलब चीज़ें नहीं देखी, तुरंत उसे अपनी कॉपी में नोट कर लो वहाँ। तो वो सिर्फ इसीलिए रखो वन लाइनर क्वेश्चन वगैरह उसमें, कि जो हमने कहीं देखा, कुछ नया देखा तो वो नोट कर लिया। लेकिन अपना जैसे अब वीडियो आप सुन रहे हो, कुछ उसमें नया एक क्वेश्चन में आपने पाया ना, तो उसे तुरंत लिख लेना। क्योंकि अगर आप सोचेंगे हाँ उसमें सुना, दोबारा सुन लेंगे, तो वीडियो में ढूंढते रहोगे लेकिन क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, फिर वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ अच्छे से ध्यान कर लेना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। पहला सप्तक जो है उसे हम तार सप्तक बोलते हैं, ना कि प्रथम सप्तक बोलते हैं। तो तार सप्तक में कितने कवि होते हैं? 7 कवियों का समूह क्या कहलाता है? तार सप्तक। तो इसमें कितने कवि? 7 कवि। कितने सप्तक थे? ये 4 तार सप्तक थे। तो जिसमें के संपादन का किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था चारों का। आगे देखते हैं, आज्ञे कौन से बात के कवि हैं? तो आज्ञे किस बात के कवि हैं? ये प्रयोगवाद के कवि हैं आज्ञे। और जो अपना जो तार सप्तक है हिंदी में, तो तार सप्तक में जो कवि हैं तो उसमें देख लेना, क्योंकि 3 उसमें तार सप्तक में लेखिका हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं कि इसमें किसमें कौन सी लेखिका है। जैसे कीर्ति चौधरी है, सुमन राजी हैं, शकुंतला माथुर हैं, तो ये 3 लेखिका हैं उसमें तार सप्तक में, तो किस में कौन सी लेखिका है ये देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ज़रूर देखना, जैसे 1943, 43, 51, 59 और 79, इस तरह से मतलब इनका तार सप्तक। पहले तो 19 सबके आगे लगा हुआ है, लास्ट की डिजिट का ध्यान कर लेना क्या है, वो चेंज हुई। इस तरह से चारों का मतलब वर्ष ज़रूर देख लेना। निहार की रचना किसने की? तो निहार की रचना किसने की? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है निहार। ठीक है, तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगी, दीपशिखा, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये है ऑप्शन ए सही है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओत जी की रचना है। और प्रिय प्रवास में किसका वर्णन है? राधा कृष्ण का वर्णन है प्रिय प्रवास में। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं प्रिय प्रवास में? 17 सर्ग हैं इसमें प्रिय प्रवास में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सांध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य
तथ्य क्या है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो वह है नई राहों का अन्वेषण। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं, तो गुल की बन्नो कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती की। ठीक है, अब ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुल की बन्नो किसकी है? धर्मवीर की है। तो आसानी से याद रह जाए। वो सीधी बात याद कभी किसी के जल्दी से नहीं होती, लेकिन ऊट पटांग बात याद करो ना तो वो आसानी से याद हो जाती हैं। या कोई काम की बात होगी ना तो वो जल्दी से याद नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात होगी तो वो जल्दी ध्यान आ जाएगी, ये ऐसे। इसलिए कभी भी ट्रिक ऐसी बनाओ कि जो तुम्हें लगता है कि हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? वो है चंद्रगुप्त की। और जयशंकर प्रसाद कैसे नाटककार हैं? जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक ज़्यादातर लिखे हैं। चंद्रगुप्त, विशाख, स्कंदगुप्त, कमा कामना, विशाख, सज्जन, सब इनके ही नाटक हैं। ठीक है, और सज्जन इनका पहला नाटक है जो कि महाभारत कथा पर आधारित है। आगे देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल निबंध कुटज है और सहचर है समय, विचार वितर्क, मतलब बहुत सारे निबंध हैं इनके। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये ललित निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो मान लो पूछ लो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कैसे निबंधकार हैं? तो ये ललित निबंधकार है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद का इरावती कैसा उपन्यास है? ये ऐतिहासिक उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। तो इरावती इनका एक तो अधूरा उपन्यास है ये, और ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है, तो इसलिए इनके उपन्यास जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। उपन्यासों का नाम देख लेना, किसका नाम क्या रखा गया, कौन कौन से उपन्यास है, सन, ये सारी बातें मतलब अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन आते ज़रूर हैं एग्जाम में। तो कौन सा नहीं है? शेखर एक जीवनी किसका है? शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। और शेखर एक जीवनी में शशि और शेखर, शशि और शेखर इसके पात्र हैं शेखर एक जीवनी में। ठीक है, जो ये शेखर उपन्यास है मतलब आज्ञे जी का। ठीक, ये आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में आगे ये क्वेश्चन करेंगे, जो अपने क्वेश्चन रह गए धीरे धीरे सारे क्वेश्चन। बस ये है कि अगर मैदान में उतरे हो तैयारी करके, या कैसे कहते हैं कि जॉब लेने के लिए या कुछ भी, मतलब तुम्हारे माइंड में जो सेट करा है कि हमें ये करना है वो करना है, तो जॉब लेने के लिए ही तो आदमी कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है। अगर तुमने मैदान में उतरे हो तैयारी करने के लिए तो मैदान छोड़ के कभी नहीं भागना, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि आगे पीछे मतलब ऐसा नहीं कि किसी को जल्दी मिल जाती किसी को देर से, लेकिन जो लगातार लगा रहता है उसे नौकरी अवश्य मिलती है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागना। पता चला कि 1 साल 2 साल आपने तैयारी करी फिर छोड़ा कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करो, ज़रूर मिलेगा, इस साल नहीं अगले साल, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वैकेंसी जो आती है ना वो लेट आती है, सबसे बढ़िया। प्रत्येक वर्ष आए ना तो उसमें थोड़ा बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है कि जो लगातार लगे रहते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी आए तो उसमें चलता रहता है, ये है। इसलिए भी थोड़ी सी मायूसी कहीं ना कहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।